हाँ, जिसके ऊपर हमें बर्फ मिलना शुरू होती है। किसी भी पर्वत की हिम रेखा अलग हो सकती है, सबकी डिफरेंट होती है। जैसे मान लो ये उदाहरण के तौर पर इसकी है 4000 मीटर। स्नो लाइन का और लैटिट्यूड का क्या रिलेशन है अक्षांश का? अक्षांश बढ़ने के साथ हिम रेखा की ऊंचाई घटती जाती है। पर भारत में एक अपवाद देखने को मिलता है, एक्सेप्शन। वेस्टर्न हिमालय की हिम रेखा ईस्टर्न हिमालय की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। कितनी है? 5500 मीटर। इसकी कम क्यों है? क्योंकि यहां वर्षा ज्यादा होती है और यहां रेनफॉल या वर्षा थोड़ी कम होती है। तो ये वाला पॉइंट हम लिख लेंगे थोड़ा। हालांकि पश्चिमी हिमालय के पक्ष में है कौन? अक्षांश। तो लैटिट्यूड के बेसिस पर तो यहाँ स्नो लाइन थोड़ी कम होनी चाहिए। अगर कुछ देखें, पूरा वेस्टर्न हिमालय में आ जाता है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाला पार्ट। यहाँ पे भी वेरिएशन है। जैसे जम्मू कश्मीर में स्नो लाइन अलग मिलेगी, उत्तराखंड में अलग मिलेगी, हर पार्ट में अलग अलग स्नो लाइन मिलती है। बट एवरेज बेसिस पे रेनफॉल का रिलेशन, वर्षा का संबंध जब देखते हैं हिम रेखा के साथ, तो वर्षा का यह संबंध है कि वर्षा की वजह से पूर्वी हिमालय वाले भाग की हिम रेखा थोड़ी नीची हो गई है। हालांकि अक्षांश के आधार पर पश्चिमी हिमालय की हिम रेखा नीची होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट हमने डायग्राम आप लोग का सबका बना हुआ है, लिखा नहीं था, इसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद एक छोटी सी चीज और डिस्कस करेंगे। स्नो लाइन नहीं बनाया डायग्राम, लास्ट में मैं बना, चलो नहीं बनाया तो ये ना बना लो। लास्ट में मैं करवा के गई थी, बट ठीक है नहीं बनाया। स्नो लाइन हिम रेखा, ये आप मेन हिमालय के ही पॉइंट लिख रहे हो। हिम रेखा, अक्षांश बढ़ने के साथ हिम रेखा की ऊंचाई कम हो जाती है। हिम रेखा वो होती है जहां से बर्फ शुरू होती है। वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय की हिम रेखा हमने मैप पे थोड़ा सा ऐसे देखी थी, और यही पॉइंट हम लिखने वाले हैं। नहीं बनाया किसी ने तो बना ले, फिर लिखते हैं इसके बारे में। चलिए, हो गया। किसने नहीं बनाई? क्योंकि यहाँ तो जो दिख रहे हैं 90% लोगों ने बना रखी है, 2-4 लोगों ने नहीं बनाई। जो एब्सेंट थे उस दिन, हाँ उन्होंने नहीं बनाई। जल्दी से बना लीजिए। अब तो बन गया होगा, बना चुके सब लोग। जो बना रहे हैं जल्दी बनाओ, बाकी लोग बना चुके हैं। चलिए लिखते हैं, हिम रेखा के बारे में लिखिए। इसमें लिखें पश्चिमी हिमालय की हिम रेखा, स्नो लाइन ऑफ वेस्टर्न हिमालयास, स्नो लाइन ऑफ वेस्टर्न हिमालयास। पश्चिमी हिमालय की हिम रेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक है। पश्चिमी हिमालय की हिम रेखा पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक है। स्नो लाइन ऑफ वेस्टर्न हिमालयास, स्नो लाइन ऑफ वेस्टर्न हिमालयास इज हायर देन ईस्टर्न हिमालयास, हायर देन ईस्टर्न हिमालयास, बिकॉज, अधिक है, पूर्वी हिमालय से अधिक है, क्योंकि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। क्योंकि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। बिकॉज मोर रेनफॉल इज रिसीव्ड इन ईस्टर्न हिमालयन रीजन, बिकॉज मोर रेनफॉल इज रिसीव्ड इन ईस्टर्न हिमालयन रीजन, पूर्वी हिमालय क्षेत्र में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो बस यही पॉइंट लिखना था। प्री वगैरह में कुछ ऐसा आए तो सोच समझ के जवाब देना है। अक्षांश के आधार पर पूछे
तो अलग आंसर होगा। वैसे वर्षा के बेसिस पे देखा जाए तो मेनली वेस्टर्न हिमालय में कम बारिश होती है। अब स्नो लाइन के कॉन्सेप्ट के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद है वेस्टर्न हिमालय जो हमने किए थे, पश्चिमी हिमालय, इसकी चौड़ाई ज्यादा है, पूर्वी हिमालय की चौड़ाई कम है। अब चौड़ाई हम देखते हैं इस तरह से, उत्तर से दक्षिण की ओर 400 किलोमीटर है और दूसरे वाली तरफ 150 किलोमीटर। अब इस तरह से डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसको आड़ा करके देख रहे हैं। और आड़ा करके देखें तो वेस्टर्न हिमालय की चौड़ाई मान लीजिए इतनी है, तो ईस्टर्न हिमालय की चौड़ाई उसकी तुलना में थोड़ी कम है। और चौड़ाई कम होने के कारण पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है विड्थ की वजह से। जहां पे पश्चिमी हिमालय, वेस्टर्न हिमालय खत्म होता है, वहां पे क्या शुरू हो जाते हैं? मैदान, प्लेन शुरू हो जाते हैं। और मैदान में खड़ा व्यक्ति पश्चिमी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों को नहीं देख सकता। वहीं पूर्वी हिमालय क्षेत्र जहां खत्म होता है, वहां पे भी ब्रह्मपुत्र का मैदान शुरू हो जाता है। और ईस्टर्न हिमालयन रीजन में मैदान में खड़ा व्यक्ति ऊंची ऊंची चोटियों को देख सकता है। कैसे देख सकता है? वेस्टर्न हिमालय में अगर देखें तो पश्चिमी हिमालय में एकदम से ऊंचाई नहीं बढ़ती, ऊंचाई धीरे धीरे क्रमिक रूप से बढ़ती है। ऊंची चोटियां काफी नॉर्थ की तरफ है, काफी उत्तर में है। तो मैदान से खड़े व्यक्ति और ऊंची चोटी के बीच में डिस्टेंस, दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैदान में खड़ा व्यक्ति ज्यादा ऊंची चोटियां नहीं देख सकता, कोई आसपास के थोड़े बहुत पहाड़ वगैरह देख सकता है। जबकि पूर्वी हिमालय में क्योंकि चौड़ाई कम है, इसलिए ऊंचाई एकदम से बढ़ जाती है पर्वत चोटियों की, और पर्वत चोटियां एकदम से ऊंची ऊंची दिखती है मैदान से। मैदान में खड़े व्यक्ति और चोटी के बीच में, पीक्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, इसीलिए मैदान से ऊंची ऊंची चोटियां दिखती हैं, नजर आती हैं। जैसे गंगा के मैदान में यूपी में या आसपास के किसी एरिया में, मैदानी क्षेत्र में आप खड़े हो तो आपको वेस्टर्न हिमालय की पीक्स नजर नहीं आएंगी। आप असम में अगर खड़े हो ब्रह्मपुत्र के मैदान में, तो आपको अरुणाचल प्रदेश की और आसपास के स्टेट्स में, आसपास के एरिया में जो ऊंची चोटियां हैं वो आसानी से नजर आएंगी, क्योंकि दूरी कम है। और दूरी कम क्यों है? चौड़ाई की वजह से। और चौड़ाई ज्यादा क्यों है वेस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में कम क्यों है? क्योंकि इंडियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट गति कर रही है नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में, उत्तर पूर्वी दिशा में। तो ये छोटा सा पॉइंट है, लिख लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीलिम्स में कोई आए तो बता देना, आने के चांसेस तो कम है। मेंस में अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखें इसके बारे में। इसमें डायग्राम भी कोई जरूरत नहीं है बनाने की, वैसे फिर भी इच्छा हो तो साइड में देख लेना। चलिए अगले पैराग्राफ में लिखें। ये सब मुख्य हिमालय के पॉइंट ही चल रहे हैं, मेन हिमालय के। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, पश्चिमी हिमालय की ऊंची चोटियां मैदान से नजर नहीं आती। पश्चिमी हिमालय की ऊंची चोटियां मैदान से नजर नहीं आती। The high peaks of Western Himalayas, the high peaks of Western Himalayas are not high peaks of Western Himalayas are not visible from the plains, are not visible from the plains, visible from the plains, परंतु पूर्वी हिमालय की ऊंची चोटियां, परंतु पूर्वी हिमालय की ऊंची चोटियां मैदान से नजर आती हैं। But the high peaks of Eastern Himalaya, but the high peaks of Eastern Himalaya are visible from the plains. High peaks of Eastern Himalayas are visible from the plains. पूर्वी हिमालय की ऊंची चोटियां मैदान से नजर आती हैं, are visible from the plains. तो ये हो गया मुख्य हिमालय का इंट्रोडक्शन। बेसिक मेन हिमालय के हमने कॉमन पॉइंट्स डिस्कस किए। 2400 किलोमीटर में फैला हुआ, 400 किलोमीटर इधर चौड़ाई, उधर 150 किलोमीटर, ये सब चीजें देखी। अब मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालय। सबसे पहले हम करेंगे वृहद हिमालय। तो आप हेडिंग डालें ग्रेट हिमालयास की। मुख्य हिमालय या वृहद हिमालय, महान हिमालय कहते हैं उसको मेनली, वृहद या महान हिमालय।
वृहद हिमालय ग्रेट हिमालय का ही दूसरा नाम है सेंट्रल एक्सियल रेंज। केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, ये हेडिंग डालें इसकी, सेंट्रल एक्सियल रेंज। केंद्रीय अक्षीय श्रेणी, चलिए डाल लिया हेडिंग। अब ग्रेट हिमालय के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। वृहद हिमालय सबसे उत्तर में है, ये आपने देखा होगा कल डायग्राम में, सबसे नॉर्थ में स्थित है। और वृहद हिमालय काफी ऊंची चोटी भी है, ऊंची चोटी क्या ऊंची श्रेणी भी है। विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है ग्रेट हिमालय। हाँ, माउंट एवरेस्ट भी ग्रेट हिमालय में ही है। एक तो होती है श्रेणी सबसे ऊंची और एक होती है चोटी सबसे ऊंची। रेंजेस सबसे ऊंची श्रेणी है आपके वृहद हिमालय। और सबसे लंबी श्रेणी कौन सी, लॉन्गेस्ट रेंज पढ़ चुके आप वर्ल्ड ज्योग्राफी? हाँ, एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और अभी हम वृहद हिमालय के बारे में मेन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, ग्रेट हिमालय में आप सबसे पहले तो निकाल लें अपनी एटलस, और एटलस में ग्रेट हिमालय वाला पार्ट देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले निकालें 10 नंबर पेज, 10 नंबर पेज निकालें। निकाला 10 नंबर पेज। अब यहां पे आपको एक पर्वत श्रेणी दिखेगी, उसी को हम डिस्कस करेंगे। अभी ऑनलाइन किसी स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा कि स्नो लाइन का और वर्षा का क्या रिलेशन है। बर्फ जमती है जब नमी आर्द्रता ज्यादा हो, मॉइस्चर ज्यादा हो, और मॉइस्चर ज्यादा कहाँ अवेलेबल होता है, जहां आपकी बारिश ज्यादा होगी वहां पानी ज्यादा उपलब्ध होगा, वहां पे वही पानी या वही नमी जल जो है वो जमकर बर्फ बनेगा। तो वहां पे ईस्टर्न हिमालयन रीजन में मॉइस्चर ज्यादा है। और हालांकि वेस्टर्न हिमालयस जो है उसमें जो भी बारिश होती है वो स्नोफॉल के रूप में होती है। ईस्टर्न हिमालयस में स्नोफॉल भी होती है और रेनफॉल भी होती है, दोनों चीजें होती है। तो वर्षा का ये रिलेशन है स्नो लाइन से। और अभी जो ग्रेट हिमालय आप देख रहे हो, आप देखें आपके नंगा पर्वत चोटी को लोकेट करें एटलस के अंदर, जम्मू कश्मीर लद्दाख के बॉर्डर रीजन के पास होगी नंगा पर्वत। नंगा पर्वत मिल गई। नंगा पर्वत से स्टार्ट हो जाती है ग्रेट हिमालयन श्रेणी और आगे जाती है नामचा बरवा तक। और नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर रीजन के पास। नामचा बरवा यहां पे नहीं मिलेगी, नामचा बरवा बाद में देखेंगे। फिलहाल यहां जो नंगा पर्वत दिख रहा है ये एक प्रमुख चोटी है ग्रेट हिमालय की, वृहद हिमालय की। उसके बाद जम्मू कश्मीर की एक नुनकुन नाम की चोटी है, उसको देखें। नंगा पर्वत के थोड़ा सा आगे ईस्ट में मिलेगी नुनकुन, मिल गई। नंगा पर्वत के थोड़ा आगे नुनकुन। फिर उत्तराखंड की कुछ चोटियां देखिए, उत्तराखंड में देखिए, हिमाचल प्रदेश से आगे जाएं, उत्तराखंड में पीक्स को देखिए। एक तो है बंदरपूछ, मिल गई। चौखंबा, बंदरपूछ, चौखंबा, नंदा देवी, बंदरपूछ, चौखंबा, नंदा देवी, नंदकोट, त्रिशूल। उत्तराखंड में देखो नेपाल के बॉर्डर के पास, देख रहे हैं सब लोग, नंदा देवी, नंदकोट, त्रिशूल, चौखंबा और बंदरपूछ, ये सारी चोटियां उत्तराखंड में है। और ये सब किसका पार्ट है, वृहद हिमालय का, ग्रेट हिमालय का पार्ट है। अब उत्तराखंड के बाद आ जाता है नेपाल। नेपाल में भी कुछ ऊंची चोटियां हैं जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है, वृहद हिमालय का भाग है। नेपाल का मैप निकाले, पेज नंबर तो मुझे याद नहीं, देखो कौन से पेज पे, एशिया के मैप के आगे मिलेगा 57 नंबर पेज, शायद 57 के आसपास देखो, कुछ शायद मिल जाए। 57 है नेपाल का मैप, 57 नंबर पेज पे मिलेगा कुछ लोगों के एटलस में, और कुछ के मिलेगा 52 पे। 52 देखना, शायद आपके एटलस में 52।
57, 52, इंग्लिश में 70 में है, 72 या समथिंग, 70। हाँ, अब नेपाल का मैप आपको दिख रहा है। नेपाल के मैप में आप देखें, सबसे पहले आपको दिखेगी वेस्टर्न मोस्ट साइड पे एपी, एपी, एपी नाम की चोटी को लोकेट करें। नॉर्थ में दिखेगी, उत्तर में। एपी के बाद धौलागिरी, धौलागिरी, उसके थोड़ा नीचे की तरफ अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, उससे थोड़ा आगे ईस्ट की तरफ मन्नासालू, मन्नासालू, थोड़ा और आगे ईस्ट की तरफ चले गौरी शंकर, गौरी शंकर, थोड़ा और ईस्ट में जाइए चोयू, उसके थोड़ा नॉर्थ की तरफ है चोयू, मिल गई। फिर माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा दक्षिण में थोड़ा नीचे की तरफ मकालू, मकालू, मिल गई। और फिर थोड़ा और ईस्ट में जाएं कंचनजंगा, मिल गई। और ये चोटियां बताने का पर्पस ये था कि आपसे एग्जाम में इन चोटियों का पश्चिम से पूर्व क्रम पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चोटी कहाँ है। अगर एग्जैक्ट ध्यान नहीं हो तो भी रफली थोड़ा बहुत तो आइडिया होना ही चाहिए आपको। जैसे नंगा पर्वत सबसे पहले, फिर नुनकुन, उसके बाद हमने देखी बंदरपूंछ, हिमाचल प्रदेश वाले पार्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, फिर चौखंबा, फिर देखी कौन सी नंदा देवी, नंदा देवी के नीचे, नीचे है कि ऊपर है, त्रिशूल, नीचे, फिर नंदकोट, नंदा देवी, त्रिशूल, नंदकोट। फिर आ जाता हमारा पड़ोसी देश नेपाल, नेपाल में एपी, फिर आगे धौलागिरी, उसके थोड़ा आगे अन्नपूर्णा, फिर मन्नासालू, फिर थोड़ा आगे जाएंगे गौरी शंकर, उसके बाद में चोयू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके थोड़ा नीचे मकालू, और फिर आगे कंचनजंगा। और कंचनजंगा तक आप देख चुके। कंचनजंगा बॉर्डर रीजन पे है, किसके? नेपाल के और सिक्किम के। अब आप आ जाइए, अच्छा आगे बढ़े उससे पहले सिक्किम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। सिक्किम के आगे पड़ोसी देश आता है भूटान। भूटान में एक चोटी देखो, नेपाल के मैप के ऊपर भूटान दिया हुआ है, उसमें देखिए जोमोल हरी, जोमोल हरी, मिल गई। इसको जोमोल हरी भी कहते हैं, चोमोल हरी भी कहते हैं। ये भूटान की इंपॉर्टेंट पीक है। अब भूटान नेपाल पड़ोसी देशों की तो चोटियां देख चुके आप। अब आप आ जाइए 16 नंबर पेज पे, जिसपे उत्तर पूर्वी राज्य दे रखे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। इंग्लिश में 22 नंबर पेज, हिंदी में 16 नंबर पेज, इंग्लिश में 22 के आसपास है शायद। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश वगैरह दिख जाए, मिल गए। अब इसमें आप देखो सिक्किम में आपको कंचनजंगा मिलेगी, कंचनजंगा दिख रही है सिक्किम में। कंचनजंगा के आगे देखें थोड़ा पहुनरी, पहुनरी, पहुनरी मिल गई। पहुनरी, पहुनरी देखने के बाद आप ऑलरेडी भूटान में देख चुके हो कौन सी? जोमोल हरी। और फिर आप अरुणाचल प्रदेश में देखो कांगतो, और उसके आगे यहां पे इस मैप में नहीं दे रखी, उसके आगे आ जाती है आपके नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर रीजन पर, मेनली चाइना में। नामचा बरवा, नामचा बरवा यहां नहीं दिख रही होगी आपको, नहीं दिख रही ना? आपको इंडिया का मैप निकालो, फर्स्ट पेज पे 8 नंबर पेज, फर्स्ट मैप जो है इंडिया का, 12 नंबर पेज या 14 नंबर पेज इंग्लिश में, 8 नंबर पेज पे फिजिकल मैप दिख रहा है इंडिया का। उसमें आप क्रम से देखो, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बहुत सारी चोटियां इसमें भी दिखेगी आपको। नंगा पर्वत दिख जाएगी, और कुछ कुछ मेन नंदा देवी दिख जाएगी, कुछ मेन चोटियां दिख जाएगी, नेपाल की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियां दिख जाएंगी, कंचनजंगा दिख जाएगी। और इसी में लास्ट में अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो नामचा बरवा भी दिख जाएगी, अरुणाचल प्रदेश चाइना के बॉर्डर पे। मिल गई। तो ये सारी चोटियां किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का, वृहद हिमालय का। अब यहां जो मैंने लिखी है ये तो बहुत छोटी छोटी लिखी हुई है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको जो मैंने क्रम बताया वैसे ही क्रम से आप लोग भी खुद लिख सकते हैं। आपको सिर्फ पश्चिम से पूर्व क्रम पता होना चाहिए मेनली।
तो ये अभी यहाँ पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे इसको लिखोगे बोर्ड से उतारोगे तो भी कोई वैसी बात नहीं, आराम से तसल्ली से घर पे देख के और बना लेना एक बेसिक डायग्राम जिसमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रम चोटियों का पता होना चाहिए। अच्छा, ज्यादातर जो एग्जाम में पूछी जाती है, आरएस में जो पूछी जाती है, बहुत पास पास वाली चोटियां कम पूछते हैं, दूर दूर वाली पूछते हैं। जैसे एक दे दी नंगा पर्वत, एक दे दिया नमचा बरवा, एक कंचनजंगा दे दिया, एक कांगतो दे दिया, या कोई भी बीच में नेपाल की चोटी दे दी, तो उसमें तो बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है, बहुत इजी हो जाता है वो क्वेश्चन तो, क्योंकि आपको ध्यान होता है कि कहाँ है। अब धौलागिरी नेपाल में है और एक धौलाधर नाम की श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर में और धौलागिरी में कंफ्यूज नहीं होना, अभी धौलाधर का नाम आगे आएगा। अब आपने ये चोटियां तो देख ली, इन चोटियों के अलावा आप वो भी देख चुके हो, हिमनद वगैरह भी। अब आगे कुछ चीजें करते हैं, ये चोटियां वगैरह तो आप बाद में घर जाके आराम से पश्चिम से पूर्व इसका क्रम देख लेना, बना लेना। चाहो तो इसी फोटो ले सकते हो, बट इसमें कुछ दिख नहीं रहा ढंग से, आपके पास एटलस है उसमें और तसल्ली से देख के आप अच्छे से बना सकते हो। होमवर्क है ये भी आपका। और ऐसे डिजाइन से बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधे नाम लिख दो, पश्चिम से पूर्व क्रम, सीधे सीधे नाम लिख दो चोटियों के। तो ऐसे पहले क्वेश्चन बने हुए हैं, आपके अब भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कल पूछूंगी मैं क्रम, थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कल इतना पूछ लेते हैं आपसे, ये उत्तराखंड, थोड़ा और कम, इससे कम तो क्या, कल ये, परसों नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर रीजन तक कंचनजंगा तक, और फिर नेक्स्ट अगले दिन ये 3 हिस्सों में बांट देते हैं। कल का, परसों का और पल्ले रोज का होमवर्क। हाँ, नवीन जी क्लास लगाएंगे तो आएंगे, नहीं लगाएंगे तो क्या, उम्मीद नहीं, क्यों, क्या है ऐसा? अच्छा, नवीन जी का ये है कि एक दिन किसी की लगाएंगे, एक दिन किसी की लगाएंगे, उनको मजा आता है कि कुछ तो करे ना शेड्यूल में, रोज सेम सेम जाता, बहुत बोरिंग हो जाती है लाइफ, कुछ लाइफ में हैपनिंग होना चाहिए। तो नवीन जी सोचते कुछ तूफानी करें, इसलिए रात को 12 बजे एकदम से शेड्यूल भेजते हैं। वो तो गनीमत है कि अब तो हमें पता चल गया कि चमत्कारी शक्तियां क्या है नवीन जी की, जो हम शेड्यूल देख के आते हैं, नहीं तो रोज के शेड्यूल के हिसाब से अपन निकल जाए कि हाँ ठीक है वही होगी क्लास, और कहाँ होगी, पता चले इस बिल्डिंग में है क्लास, दूसरी बिल्डिंग में हो, तब तक और फिर डिले हो जाए। चलिए, अभी आप चोटियां देख चुके हैं, ग्लेशियर्स देख चुके हैं।